वह तुम ही हो एपिसोड नंबर 7। घर पहुंचकर वह सीधा जकिया के कमरे की तरफ गया था। उसके अंदाज में बहुत गुस्सा था, इसलिए जिया उसके पीछे आई थी, लेकिन अंदर आते ही वह धक से रह गई। आयशा उजड़ उजड़े हुलिये में कमरे के कोने में बैठी थी। साफ पता चल रहा था उसे मारा गया है। दूसरे कोने में जकिया सर पकड़े बैठी थी और उनके रोने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उनके पीछे गुस्से से मुट्ठियाँ भींचे और होंठ भींचे हसन बैठा था। वह चुपचाप खड़ी रही। फैज़ गुस्से से आयशा की तरफ बढ़ा तो उसने एकदम से फैज़ का बाजू थामा। उसने मुड़कर उसे देखा। प्लीज़, गलती हो गई, इसे माफ़ कर दें। फैज़ एक पल के लिए उसकी भीगी नज़रों से नज़र नहीं हटा सका। उसने गहरा सांस लिया, जैसे खुद को कंट्रोल किया हो। मैंने अम्मी से कितना कहा था इस पर नज़र रखें, लेकिन उन्हें तो दूसरों पर नज़र रखने से फुर्सत मिलती तो कुछ और करती। किसी यतीम के साथ ऐसा सलूक करो तो अपनी बेटी के लिए भी बुरे अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। हसन अपनी माँ से बहुत नाराज़ था। हसन, बस करो, जो हो गया सो हो गया। वह हसन को मना करने के बाद आयशा की तरफ गया था। उसके करीब बैठने पर आयशा ने सर झटके से उठाया था। उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान बहुत साफ दिख रहे थे। भाई, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मारना नहीं, अम्मी ने मुझे बहुत मारा है। वह हाथ जोर जोर से रोने लगी थी। उसकी हालत देखकर फैज़ को रोना आ गया था, लेकिन वह बर्दाश्त कर रहा था। आयशा, तुम्हें अंदाज़ है तुमने क्या करने जा रही थी? हमारे प्यार में कोई कमी थी जो तुमने यह चोर वाला दरवाज़ा ढूंढ निकाला? किसी गैर लड़के से जिसे तुम जानती नहीं उससे मिलती रही। एक बार भी अपने बाप और भाइयों की इज्जत का ख्याल नहीं आया तुम्हें। और आज अगर ये जिया वहाँ ना पहुँचती तो सोचो तुम्हारे साथ जो होता। तुम्हारी वजह से जिया भी मारी जाती। और मैं अभी सोचता हूँ तो डर जाता हूँ। सिर्फ कुछ लम्हों में कि देरी हो जाती तो क्या कुछ हो सकता था। उसने गहरा सांस लेकर दीवार से टेक लगा ली थी। भाई, मुझे माफ़ कर दें। फैज़ ने उसे साथ लगा लिया। यह माफ़ी के काबिल नहीं। फैज़, मेरा दिल कर रहा है इसे गोली मार दूँ और सच मुझ इस जलील लड़की को मार दूँ, चाहे मुझे इसका गला दबाना पड़े या जहर देना पड़े। जकिया एक बार फिर गुस्से से उठी थी। जिया एकदम आगे बढ़ी थी। बस करें आंटी, माफ़ कर दें आयशा को, वह ऐसा अब दोबारा नहीं करेगी। उन्होंने जैसे रुक कर उसका चेहरा देखा। नज़रें उसके चेहरे पर नुमाया ज़ख्मों पर रुक गई थी। अगर यह ना होती। उन्होंने झुरझुरी लेकर दोबारा उसे देखा। अगले पल उन्होंने एकदम से उसके मुंह को चूम कर गले से लगा लिया। सिर्फ एक पल के लिए वह हैरान हुई थी। अगले लम्हे वह बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। तुम मेरी बहादुर बेटी हो। मेरी सारी ज़िंदगी तुम्हारा यह एहसान नहीं उतार सकती, और अगर हो सके तो मेरी वजह से तुम्हें जो तकलीफ़ पहुंची है उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हम तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकते। जिया, हसन ने उसके सर पर हाथ रखकर रूधे हुए गले में कहा था। अम्मी, इस बात को प्लीज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं। अब्बू को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। सुना आयशा? तो सब एक दूसरे को देखकर रह गए। इकराम अली का सर झुका था और वह बड़ी खामोशी से सामने वालों की बातें सुन रहे थे। दूसरे कोने में जिया जकिया के साथ बैठी थी। सामने बैठे कामरान और उसकी माँ बहनें जो भी बोल रहे थे सब जिया के खिलाफ था। वह उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और जिया का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। कुछ दिन पहले होने वाले वाक़ये के बाद वह रातों को डर कर उठ जाती थी और अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे या क्या कहे। जकिया ने एक नज़र साथ बैठी जिया का चेहरा देखा तो एकदम से उसका ठंडा पड़ता हाथ अपने हाथों में ले लिया। जिया ने चौंक कर उन्हें देखा। आप जो भी कह रही हैं मैं उससे इत्तेफाक नहीं करती। हमें अपनी परवरिश पर पूरा यकीन है। पहले आप खुद अपने बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर आई थी, तब वह आपके बेटे की पसंद थी। आज आपको लग रहा है जिया ने आपके मासूम बेटे को फंसाया है। ये बातें अब निकाह के बाद आपको याद आ रही हैं। जकिया बगैर किसी लिहाज के उन पर बरस पड़ी थी। देखे बहन, कामरान की ज़िद पर ऐसा हुआ था। मैं तो इस हक़ में नहीं थी, लेकिन अब कामरान मुतमईन नहीं, उसे जिया पर शक है। वह उससे निकाह में होकर उससे कतराती है और कल उसने खुद देखा आपके बेटे के साथ बाहों में बाहें डाले घूम रही थी। मेरा ख्याल है अब आप ज़बान संभाल कर बात करें। जकिया गुस्से में बोली तो इकराम अली ने उन्हें टोक दिया। बहन जी, आपको गलतफहमी हुई है। आयशा और जिया का एक्सीडेंट हो गया था। फैज़ जिया और आयशा को लेकर
को साथ लेकर आया था। मगर कामरान ने तो आयशा को नहीं देखा। और अंकल, जिस तरह आपके बेटे ने जिया को पकड़ रखा था, साफ पता चल रहा था ताल्लुक़ कितना नज़दीकी है। इसलिए आप मेरी बहन का प्रपोज़ल कबूल नहीं कर रहे थे। अगर घर में ही चक्कर चलाना था तो मुझे फंसाने की क्या ज़रूरत थी। कब से खामोश बैठा कामरान बोल उठा था। जिया, तुम खामोश क्यों हो बेटा, जवाब दो इन्हें। ज़किया ने उसे झिझोड़ कर कहा, लेकिन वह जैसे सकते में चली गई थी। अपनी जात की बेइज्जती ने उसे बेजान कर दिया था। यह क्या बोलेगी, झूठ के पाँव नहीं होते। कामरान तंज़िया अंदाज में बोला था, बात बहुत बढ़ गई है भाई साहब। अब रुखसती तभी होगी जब आपका बेटा कामरान से माफ़ी मांगेगा, और हमारी बेटी का रिश्ता भी आप लोगों को लेना होगा। अच्छी ज़बरदस्ती है। ज़किया ने गुस्से से उन्हें देखा। ये दोनों बातें नामुमकिन हैं, अंदर दाखिल होते फैज़ ने कहा था। इकराम अली ने गुस्से से उसे देखा। तुम चुप रहो फैज़, मैं बात कर रहा हूँ ना। मैं चुप क्यों रहूँ अब्बू, वह मुझ पर और जिया पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो शख्स अपनी बीवी पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगा सकता है वह मेरे नज़दीक इज्जत के काबिल ही नहीं। आपने लहजा देखा अपने बेटे का, कामरान की माँ ने चमक कर बोला। लोग बेटी देकर झुक जाते हैं, आप लोग अकड़ दिखा रहे हैं, लेकिन हमें अकड़ तोड़नी आती है। अब माफ़ी तो ज़रूर मांगनी होगी, वरना नतीजों के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। कामरान की माँ धमकी भरे अंदाज में बोली और बाहर निकल गई। वह कामरान भी उनके पीछे बाहर आया था। कामरान, आप कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं? आप तो कहते थे आपको मुझसे मोहब्बत है। हाँ थी, मगर तब जब तक तुम्हारी असलियत मेरे सामने नहीं आई थी। अब फजूल में मुझ पर शक करना है। फजूल? वह जो मैंने देखा वह क्या था? उफ़, मैं कैसे समझाऊँ आपको? मत समझाओ। बस अगर तुम खुद पर तलाक का लेबल नहीं लगवाना चाहती तो अपने कजिन से कहो मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे। वह आपसे क्या, किसी से भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। वह उसकी आंखों में देख कर बोली थी। उसके अंदाज पर एक पल के लिए वह हैरान रह गया था। अंजाम जानती हो? जानती हूँ। अब बचाई क्या है? इतनी अकड़, ज़रूर तुम्हारे कजिन ने कुछ आस दिलाई होगी। आपको जो समझना है समझ ले, वह निडर लहजे में बोली। जब इंसान को नुकसान का डर ख़त्म हो जाता है तो फिर वह किसी की मसलहत की परवाह नहीं करता। यही जिया के साथ हुआ था। वह आगे कुछ सुने कहे बगैर वापस मुड़ गई थी। दरवाजे में फैज़ खड़ा था। यकीनन उसने सब सुन लिया था। वह तेज़ी से उसके करीब से निकल गई थी। अजीब सी आवाज़ें थीं जिनको सुनकर उसकी आँख खुली थी। उसने साइड टेबल लैंप ऑन करके वक्त देखा। शाम के 7 बज रहे थे। वह दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से नीचे आई। फैज़ गुस्से से इकराम अली के कमरे से निकला। उसके पीछे ज़किया और आयशा थी। वह परेशानी में उनके पीछे रह गई थी। फैज़ अलमारी से कपड़े निकाल रहा था। फैज़, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, ऐसा मत जाओ। ज़किया उसके सामने रोते हुए बोली। प्लीज़ अम्मी, आप मुझे रुकने पर मजबूर ना करें। मैं जब से आया हूँ अब्बू ने ताने दे देकर मुझे लहूलुहान कर दिया है। मेरे नज़दीक बात ख़त्म हो गई है, लेकिन वह ख़त्म नहीं होने देते। अब नई बात निकाली है। मैं जिया की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ। मुझसे कह रहे हैं उन लोगों से माफ़ी मांगे। आपने देखा है ना अम्मी, कितने घटिया लोग हैं। अच्छे लोग होते ना तो मेरी गलती ना भी होती तो मैं माफ़ी मांग लेता, लेकिन अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। जिया की आवाज़ पर सब ने मुड़ कर देखा था। आंटी, हसन भाई, आप सब मेरे साथ आएँ। अब तुम क्या करने वाली हो जिया? हसन ने जैसे थक कर पूछा था। आप आएँ प्लीज़। वह सीधा इकराम अली के कमरे में गई थी। जब वो लोग अंदर आए तो वह इकराम अली के कदमों में बैठी थी। अब्बू, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलो बेटा। उसने थूक निकल कर जैसे खुद को बोलने के लिए तैयार किया था। उस दिन फैज़ ने मेरे साथ कुछ नहीं किया था। वह सिर्फ मुझे डरा रहे थे, मजाक में। मैंने उन पर गलती से इल्ज़ाम लगाया था। इतना कहते हुए उसकी नज़रें अपने पाँव पर गिरी थी और तीनों जैसे खामोश हो गए थे। यहाँ तक कि पीछे खड़ा फैज़ भी उस पर से नज़रें नहीं हटा सका था। मुझे माफ़ कर दे अब्बू, वह रोते हुए बोली। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है जिया कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा। इतना बड़ा झूठ, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। मुझे खुद से नफ़रत हो रही है कि मैंने तुम पर भरोसा किया और अपने सगे बेटे पर भरोसा नहीं किया। अब्बू प्लीज़ मुझसे नफ़रत ना करें, मुझे माफ़ कर दे। मैं उनके पाँव पकड़कर बोली थी, लेकिन उन्होंने अपने पाँव खींच लिए थे। तुम मेरी उस तकलीफ़ की भरपाई नहीं कर सकती जिया, जो मैंने 2 साल से फैज़ से दूर रहकर उसकी तकलीफ़ में गुजारे हैं। कि मेरा बेटा मुजरिम है, बल्कि वह बेगुनाह था। ओह मेरे अल्लाह। वह दोनों हाथ में चेहरा छुपा कर बोले। अब्बू प्लीज़। उसने सर उनके घुटनों से लगा दिया था। ज़किया, ले जाओ उसे, मेरी नज़रों से दूर कर दो। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता।
वह तीनों भी इकराम अली की तरह शर्मिंदा थे, क्योंकि उन्होंने भी उसका यकीन नहीं किया था। फैज़ आगे आया था। जिया उठो यहाँ से, उसने नरमी से उठाया था। फैज़, आप अब्बू से कहें मुझे माफ़ कर दें। कर देंगे माफ़, तुम उठो शाबाश, जाओ अपने कमरे में। अब कि वह सख्ती से बोला तो वह भागते हुए वहाँ से निकली थी। वह किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। फैज़, मुझे माफ़ कर दो बेटा। इकराम अली शर्मिंदा थे। मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं किया। मैं इस गलती के लिए अब कभी जिया को माफ़ नहीं करूँगा। अब्बू, आप दूसरी बार गलती कर रहे हैं। जो हुआ गुजर गया। यह उसकी बड़ाई है कि उसने अपनी गलती मान ली। अगर वह ना मानती तो आप क्या कर लेते? अब्बू, गलती सबसे हो जाती है, उसे एक मौका मिलना चाहिए। अगर वह अपनी गलती मान रहा हो तो। मैं जिया से बिल्कुल नाराज़ नहीं, मैं उसे माफ़ कर चुका हूँ, आप भी कर दें। लेकिन नहीं अब्बू, आपने उसे इतना प्यार दिया है, एक गलती से उसे पराया कर देंगे? वह कुछ देर भीगी नज़रों से उसे देखते रहे और फिर एकदम से उसे गले लगा लिया। मुझे फ़क्र है कि मैं फैज़ का बाप हूँ। उनके कहने पर वह सुकून होकर मुस्कुरा दिया और फिर उठकर उन तीनों की तरफ आया था। और प्लीज़ अम्मी, आप सभी जिया से बिल्कुल कोई पिछली बात नहीं करेंगे, ना ही ऐसी बात करेंगे जिससे उसका दिल दुखे। आप जानती हैं ना उसका कितना बड़ा एहसान है हम पर, वह नीची आवाज़ में बोला था। उसके जताते अंदाज पर आयशा का सर झुक गया था। वह कमरे से निकल आया था। उसका रुख जिया के कमरे की तरफ था। दस्तक देकर वह अंदर आया था। उसके अंदाजे के मुताबिक वह रो रही थी। उसको देखकर वह खड़ी हो गई। वह कुर्सी घसीटकर उसके सामने बैठ गया था। बैठ जाओ जिया। मैं पूछ सकता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि इस बात को बरसों गुजर गए हैं? वह बहुत गौर से उसके झुके सर को देख रहा था। मेरे ज़मीर पर बहुत बोझ था। मैंने गुस्से में, नफ़रत से जो भी कह लें गलत किया, बहुत गलत किया। मुझे उस वक्त लगता था मैंने ठीक किया। आप शुरू से मुझे पसंद नहीं करते थे। आपकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। पता नहीं उस दिन मैंने ऐसा क्यों किया। वह बहुत सोच कर बोल रही थी। आप जब वापस आए, आपकी खामोशी मुझे बहुत चुभती थी। आपने कभी मुझ पे जताया नहीं, ना ही मेरी गलती किसी को बताकर मुझे जलील किया। लेकिन अब मेरे झूठे इल्ज़ाम की वजह से आप पर तंज़िया बातें हो रही थी, तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। मेरी समझ में नहीं आता कैसे आप पर लगाए इल्ज़ाम को उतार दूँ। खुद को जलील करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन गुनाह तो गुनाह होता है। खुदा तब तक माफ़ नहीं करता जब तक उसका बंदा उसे माफ़ ना कर दे, इससे जिससे जासी की गई हो। फिर खुदा ने मुझे खुद ही जलील कर दिया, मेरे किरदार पर इल्ज़ाम लगवा के। मुझे वाकई कामरान से कोई लगाव नहीं था। वह पहला शख्स था जिसने कहा वह मुझे पसंद करता है। उसने कहा, मैंने मान लिया। मुझे लगा वह मुझसे इज्जत देगा, जिसकी मुझे बचपन से ख्वाहिश थी। लेकिन उसने मेरे किरदार की धज्जियां ही बिखेर दी। वह कहकर रोने लगी थी। फैज़ खामोशी से उसे देख रहा था। जब रोकर थक गई तो नज़रें उठाकर उसे देखा। कुछ देर देखने के बाद उसने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैं आपकी मुजरिम हूँ फैज़। जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे, खुदा भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। फैज़ ने उसके जुड़े हाथों को खोल दिए थे। मैंने तुम्हें माफ़ किया। वह कितनी देर बेयकीनी से उसे रोता देखती रही, जो संजीदा था। तुम ठीक कह रही हो। मैं बचपन से तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता रहा, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ चिढ़ाता था, क्योंकि अब्बू तुम्हें मुझसे ज़्यादा अहमियत देते थे। नफ़रत कभी नहीं की। तुम हमारे घर का हिस्सा थी। उस दिन मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे तुमसे भी ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। हाँ, 2 बरसों में कितनी बार तुमसे नफ़रत की है मैंने। मैं आना नहीं चाहता था, किसी ने मेरा भरोसा नहीं किया। लेकिन जब यहाँ के हालात का पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने देखा तुमने अब्बू की बीमारी में कैसे खिदमत की है, और जो तुमने आयशा के लिए किया, उससे तो मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया हूँ। उसने सर नहीं में हिलाया था। मैंने ऐसा कोई एहसान नहीं किया। आयशा मेरी बहन है। मुझे उस वक्त जो ठीक लगा मैंने किया। बस आप मुझे माफ़ कर दें। अरे बाबा, कहा ना माफ़ किया। जाओ, क्या याद करोगी? मैं मुस्कुरा कर बोला और कमरे से बाहर निकल गया। यार, इस बात तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए। मुझ जैसी निकम्मी लड़की ने मास्टर्स की डिग्री ले ली है। उमैरा बेहद खुश थी, इसलिए इतना बोल रही थी। उसने मुस्कुराते हुए जिया को देखा, जो बड़ी खामोशी से हाथ में पकड़ी डिग्री को देख रही थी। जिया, उमैरा ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा तो वह चौंक कर उसे देखने लगी, फिर मुस्कुरा दी। क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हुई? पता नहीं, वह बेबसी से मुस्कुराई। इस डिग्री को पाने के लिए मैंने ज़िंदगी की कितनी बड़ी खुशी खो दी। कभी इसको पाने के लिए थी और आज मिल गई है तो फजूल लग रही है।
तुम पिछली बातों को भूल क्यों नहीं जाती जिया? सब ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, पता है सब ने मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं खुद का क्या करूं? कभी एक बार भी उन्होंने मुझे नहीं जताया कि मैंने क्या कहा था, बल्कि पहले से बढ़कर प्यार करते हैं। तो तुम भी उनके प्यार का एहतराम करो। आंटी को तुम्हारी कितनी परेशानी है, तुम शादी के लिए बार बार इनकार क्यों करती हो? इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे। जिया ने संजीदगी से उसे देखा। आंटी का फ़ोन आया था, मुझे कि तुम्हें समझाऊं। जिया गहरा सांस लेकर सामने कतार में लगे पेड़ों को देखने लगी। तुमने कभी किसी से नफ़रत की है उमेरा, और फिर तुम्हें उसी से मोहब्बत हो गई हो? उमेरा गौर से उसे देख रही थी, जिसकी आंखों पानी से भर रही थी। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे जिससे नफ़रत थी उसी से मोहब्बत हो गई है, इतनी कि उसके ना होने से सांसें रुकने लगती हैं। मैं अगर किसी से शादी कर भी लूँगी तो ना उसे खुश रख पाऊँगी, ना उसे कोई खुशी दे पाऊँगी। फैज़ भाई की बात कर रही हो? उमेरा की आवाज़ हल्की थी। जिया ने बड़ी बेबसी से उसे देखा। उसकी आंखों से आंसू रवानी से बह रहे थे। मैं क्या करूं उमेरा? मैं सोती हूं तो ख्वाबों में आ जाते हैं, आंखें खोलती हूं तो आसपास होने का गुमान रहता है। मैं उनके अलावा किसी और के बारे में उनकी तरह मुझे लगता है मैं उनके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच पा रही। मुझे लगता है कोई उनकी तरह मेरी हिफाजत नहीं कर सकेगा, ना मेरी इज्जत कर सकेगा। तुम अंकल आंटी से बात करो, मुझे यकीन है उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। जिया ने सर नहीं में हिलाया। उमेरा उनका बेटा इतना काबिल, इतनी अच्छी पोस्ट पर है कि हर लड़की का ख्वाब हो सकता है। वह क्यों एक तलाक याफ्ता लड़की, यतीम लड़की से शादी करेगा जो उसी के घर में पली बड़ी हो? फैज़ ने मुझे माफ़ ज़रूर किया है, लेकिन मोहब्बत तो नहीं करते ना। जिया दिल से राह होती है। मैं तो इस बात पर यकीन रखती हूँ, तुम उनसे इतनी मोहब्बत करती हो तो ऐसा कैसे हो सकता है वह इस बात से अनजान हो? जिया ने पहले चौंक कर उसे देखा, फिर जैसे सोच में पड़ गई। वह मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और कभी कभी जब मैं बैठी होती हूँ तो मुझे लगता है कि वह मुझे बहुत गौर से देख रहे हैं, और जब मैं उनकी तरफ देखती हूँ तो वह कहीं और देख रहे होते हैं। यह ख्याल आने पर उसकी आंखें जैसे चमकने लगी थी, लेकिन फिर जैसे उनकी रोशनी फीकी पड़ गई थी। वह शायद किसी को पसंद करते हैं। रोज़ अब्बू से उनकी बहस होती है। मुझे उस लड़की पर प्यार आता है उमेरा, जिसको कोई इतनी चाहत से हासिल करना चाहता है। जिया, ज़िंदगी कभी किसी के जाने से नहीं रुकती। तुम्हें तलाक हुई तो उसमें तुम्हारा बिल्कुल कोई कसूर नहीं। खुदा ने ज़रूर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा। खुदा बहुत मेहरबान है, तुम सब खुदा पर छोड़ दो। उमेरा ने उसे गले से लगा लिया। दुआ करो उमेरा, मुझे सुकून आ जाए, या खुदा उसे मेरा बना दे, या उसकी मोहब्बत मेरे दिल से निकाल दे, उमेरा ने उसे कहते हुए सुना था।